साथियों नमस्ते। आज हम चैप्टर 8 यानी कि चतुर्भुज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे। और इस वीडियो से पहले की जितनी भी वीडियोस है यानी चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 7 तक के कंप्लीट वीडियोस वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है 3 असरेख बिंदुओं को युग्मों में जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होती है त्रिभुज कहलाती है ना। देखो त्रिभुज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन ये दूसरी डेफिनेशन है। ये क्या कह रही है कि मान लीजिए मेरे पास एक समतल है यानी एक कागज का टुकड़ा है। इस पर मैंने 3 बिंदु लिए, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु। और ये जो तीनों बिंदु है वो क्या है, असहरेख है। असहरेख का मतलब है कि तीनों बिंदु जो है वो एक ही रेखा में नहीं है। सहरेख किसे कहते हैं, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो तो इसे हम सहरेख कहेंगे। ठीक है, और ये तीनों बिंदु जो है वो असहरेख है। अब अगर मैं इनके युग्मों को यानी दो बिंदुओं को एक साथ मिलाता हूँ, पहले इन दोनों बिंदुओं को, फिर इन दोनों बिंदुओं को और फिर इन दोनों बिंदुओं को, ठीक है, युग्मों में जोड़ता हूँ, ठीक है, तो जो आकृति बनती है वो हमारी क्या होती है, त्रिभुज होती है। इसी प्रकार चतुर्भुज क्या होता है, देखो 4 में से कोई 3 बिंदु सहरेख न हो तो हमें 4 भुजा वाली आकृति प्राप्त होती है जिसे चतुर्भुज कहते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास जो है 4 बिंदु है, ठीक है, 4 में से कितने बिंदु, 3 बिंदु सहरेख नहीं है ना। 2 बिंदु सहरेख हो सकते हैं यानी 2 बिंदु एक ही रेखा में हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ 2 बिंदु लिए, ये दोनों एक ही रेखा में, लेकिन 2 बिंदु जो है एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है मान लो। तो इनको जब हम युग्मों में जोड़ेंगे तो जो आकृति हमारी बनेगी वो हमारी क्या होगी, चतुर्भुज होगी। ठीक है, ये इस प्रकार से हमें क्या बनेगा, मिलेगा, एक चतुर्भुज मिलेगा। अब चतुर्भुज के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें जो है हमें सीखनी है इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है और इसका एक एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा ध्यान देना, वीडियो आगे मत करना, है ना। तो देखो यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो है चतुर्भुज के कुल 10 अवयव होते हैं, 4 भुजा, 4 कोण और 2 विकर्ण। तो देखो हमने ये तो सीख लिया कि जो चतुर्भुज होता है उसमें 4 भुजाएं होती है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो एक चतुर्भुज के कितने अवयव होते हैं, तो एक चतुर्भुज के कुल 10 अवयव होते हैं। क्या होते हैं वो देखो, 4 तो भुजा, इस चतुर्भुज की कितनी भुजा हो गई, 4 भुजा हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद 4 कोण, 1 2 3 और 4, तो 4 और 4 8 हो गए। फिर 2 विकर्ण, तो देखो जब हम सम्मुख कोणों को मिलाते हैं तो जो हमारी ये भुजा मिलती हमको इसे हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 विकर्ण हमको मिलेंगे। मान लो अगर इस चतुर्भुज का नाम ABCD है, ठीक है, तो इसमें 4 भुजाएं कौन सी है, तो भुजाएं आपको मिलेगी यहाँ पर AB, ये वाली भुजा, फिर BC, फिर आपके CD और ये AD लिखो चाहे DA लिखो, दोनों एक ही है ना, ये AD। तो ये 4 भुजाएं हो गई। अब 4 कोण कौन से है, तो देखो कोण को मैंने बताया था कैसे कैसे लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, कोण A, ये हमारा कोण A हो गया, फिर कोण B, कोण C और कोण D, तो इसके 4 कोण हो गए। अब इसमें 2 आएंगे आपके विकर्ण, क्या आएंगे, विकर्ण। तो विकर्ण हमारा एक तो क्या हो गया, AC और दूसरा विकर्ण हमारा क्या हो गया, BD। तो इसके कुल कितने अवयव देखो, 4 भुजा हो गई, 4 कोण हो गए और 2 विकर्ण। जब 4 और 4 और 8 कितना हो गया, 4 4 8 और 2 कितना हो गया, 10, है ना। तो इसके कुल 10 अवयव होते हैं। अगर आपको 1 नंबर का सवाल पूछे कि चतुर्भुज के कुल कितने अवयव होते हैं तो आप उत्तर कितने बताओगे, 10। ठीक है, चलो 4 इसके शीर्ष भी होते हैं लेकिन शीर्ष अवयव में नहीं आता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है, इसमें 4 भुजा है, 4 कोण है और 2 विकर्ण है। तो अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है दैनिक जीवन से जुड़ी चतुर्भुज जैसी आकृतियाँ। यानी दैनिक जीवन में जो है हम चतुर्भुज जैसी बहुत सारी आकृतियाँ देखते हैं। जैसे हमारे जो घर है, घर में जो फर्श है ना, जिस पर हम खड़े रहते हैं, तो ये जो फर्श होती है वो कैसी होती है, चतुर्भुज आकार की होती है। दीवार, घर की दीवारें भी कैसी होती है, चतुर्भुज आकार की होती है। छत भी हमारी छत जो है चतुर्भुज जैसी होती है। तो अनेक आकृतियाँ, चाहे टेबल ले लो, टेबल का जो ऊपर वाला भाग है वो भी कैसा होता है, चतुर्भुज जैसा होता है ना। तस्वीर ले लो, तस्वीर भी चतुर्भुज जैसी होती है।
तो अनेक ऐसी आकृतियां हैं जो चतुर्भुज के समान होती है। फिर अगला पॉइंट है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री कैसे होता है। फिर उसके बाद में हम चतुर्भुज की बहुत सारी जो है परिभाषाएं पढ़ेंगे। चलो पहले एक काम करते हैं, हम परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, फिर इस पॉइंट को समझेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखो चतुर्भुज हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब हम चतुर्भुज के प्रकार और उनकी परिभाषाओं को समझेंगे। तो सबसे पहला जो चतुर्भुज है वो है समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये सम्मुख भुजा क्या होती है ना। तो देखो हमने पढ़ा है कि जो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, इसका मतलब है आमने सामने की भुजाएं, यानी इसके आमने सामने वाली भुजा ये, इसके सामने वाली भुजा ये। तो इन भुजाओं को हम क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर है कि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, यानी कोई भी दो भुजा लो जो आमने सामने, तो मैं इन दोनों भुजाओं को क्या कर रहा हूँ, समांतर कर रहा हूँ। यानी किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा अगर समांतर है, जैसे मान लो ये जो है, ये दोनों भुजाएं जो आमने सामने वाली है वो समांतर है, एक जोड़ा समांतर है। बाकी दो जो भुजाएं हैं वो समांतर नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आगे जाके प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए ये समांतर नहीं है। तो ऐसा जो चतुर्भुज बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे मान लो इस चतुर्भुज का नाम ABCD है। तो इस चतुर्भुज में हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है कि ये जो भुजा AB है वो इसके सामने वाली भुजा CD के क्या है, समानांतर है। ये समांतर का निशान है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा पहला चतुर्भुज हो गया। दूसरा चतुर्भुज है पतंग। अब इसको समझो। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर हो, पतंग कहलाता है। अब ये आसन्न भुजाएं समझो क्या है। आसन्न भुजाएं होती है पड़ोस वाली भुजा, ठीक है। जैसे इस भुजा का पड़ोसी ये है, इस भुजा का पड़ोसी ये है, इस भुजा का पड़ोसी ये है। तो पड़ोस वाली जो भुजा होती है उसको हम आसन्न भुजा कहते हैं। तो अब मुझे पतंग बनाना है, ठीक है। तो पतंग की क्या परिभाषा है कि इसमें दो युग्म जो होंगे, ठीक है, उसकी आसन्न भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो ऐसी जो आकृति बनेगी उसको हम पतंग कहेंगे। जैसे मान लो मैंने इस प्रकार से ये आकृति बनाई, ठीक है। तो ये पतंग जैसी दिखाई दे रही। इसकी क्या विशेषता है, मान लो ये ABCD एक चतुर्भुज है। तो ये जो भुजा होगी AD वो इस भुजा CD या DC के क्या होगी, बराबर होगी। यानी ये आसन्न भुजा है, पड़ोस वाली भुजाएं जो है आपस में बराबर होगी। ये जो भुजा है वो इसके बराबर होगी, यानी कि जो AB है, ठीक है, वो इस BC के बराबर होगी। ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी दो युग्म, दो युग्म का मतलब दो भुजाएं, ठीक है। ये एक युग्म हो गया, ये दूसरा युग्म हो गया। तो ये जो युग्म है वो इसके बराबर, ये जो वो युग्म है वो इसके बराबर, ठीक है। तो ये हमारी आसन्न भुजाएं हो गई, ठीक है। आसन्न भुजाएं तो ये होती है कि पड़ोस वाली भुजाएं, जैसे ये इसकी आसन्न भुजा, ये इसकी आसन्न भुजा, ये इसकी आसन्न भुजा, ये इसकी आसन्न भुजा, है ना। लेकिन इसने क्या कहा कि सिर्फ दो युग्म, चारों युग्म नहीं, दो युग्म ही क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। तो हमें दो युग्म लेने, मैंने ये एक युग्म तो ये दोनों भुजाओं का हो गया, दूसरा युग्म इन दोनों भुजाओं का हो गया। तो ये जो चतुर्भुज बना है वो हमारा क्या होगा, पतंग होगा, ठीक है। अब देखो तीसरा चतुर्भुज, सबसे इंपॉर्टेंट चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो अब इसको समझो। ये कह रहा है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिससे सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, समलंब में क्या था, केवल एक जोड़ा, केवल एक युग्म समांतर था। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या है, दोनों भुजाएं जो है, दोनों सम्मुख भुजाएं, जैसे मान लो ये हमारी एक भुजा हो गई, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो गई। फिर एक भुजा ऐसी हो गई, इसके सामने वाली भुजा ये हो गई, है ना। तो जो सम्मुख भुजाएं हैं दोनों, ये वाली सम्मुख भुजाएं और ये वाली सम्मुख भुजाएं दोनों समांतर है, ठीक है। तो ऐसा जो चतुर्भुज बनेगा उसे हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। मान लो ये चतुर्भुज है ABC और D। तो इसमें क्या है, ये जो भुजा AB है वो इस भुजा CD के समानांतर है। इसी प्रकार ये जो भुजा आपकी AD है वो इस भुजा BC के क्या है, समानांतर है, ठीक है।
तो सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो समांतर चतुर्भुज है इसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के प्रकारों को पढ़ रहे हैं, है ना, कि समांतर चतुर्भुज कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो वर्ग। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, आयत भी समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है, और ये तीनों जो है वो समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले देखो वर्ग क्या होता है। हम जानते हैं, छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। यानी आमने सामने वाली भुजाएं समांतर तो होगी ही, इसके साथ इसके और क्या गुण है कि सारी भुजाएं समान होगी, प्रत्येक भुजा समान होगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। अब इसको समझो। देखो ये हमारा हो गया वर्ग, है ना। तो वर्ग की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो समांतर होती है। फिर वर्ग की प्रत्येक भुजा जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। जैसे सारी कितनी हो गई, 5-5 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, इसके अलावा वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90-90 डिग्री का होता है। तो ये हमारी किसकी परिभाषा हो गई, वर्ग की। तो वर्ग एक हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज वर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला जो पॉइंट है वो है आयत। आयत क्या होता है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। वर्ग में तो प्रत्येक भुजा बराबर है, लेकिन इसमें सम्मुख भुजा बराबर है। तो आयत में क्या खासियत है, देखो कि इसमें दोनों भुजाएं, जो सम्मुख भुजाओं के प्रत्येक युग्म है वो समांतर है। इसके साथ में जो आयत है उसकी सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर है। यानी आमने सामने की जो भुजाएं हैं, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, और क्या है, प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये आयत की परिभाषा आ गई। फिर है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज में क्या होता है, देखो समचतुर्भुज जो होता है ना, उसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो फिर समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर क्या है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। लेकिन इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। सारे कोण समान तो होते हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते। समझ गए, चलो। तो ये हमारे सारे चतुर्भुजों के प्रकार हो गए और उनकी परिभाषाएं हो गई। अब जो है हम समांतर चतुर्भुज के गुण, क्या क्या गुण है और क्या क्या प्रमेय है, वो सारी प्रमेय हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम वो गुण समझेंगे कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देखो चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म, ये क्या गुणधर्म है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पर 4 कोण दिए, एक तो कोण कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 त्रिभुज ले रहा हूँ। एक तो हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हो गया ए डी सी। अब इन दोनों त्रिभुज के अंदर देखो मैं कुछ कोण बना देता हूँ। ठीक है, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखो अब हम इनको सिद्ध करेंगे कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सिद्ध करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, उपपत्ति। इसमें मैं 2 त्रिभुज ले रहा हूँ, एक तो त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ये हमने चैप्टर 7 में और 6 में अच्छे से जान लिया है। ठीक है, तो यहाँ मैं सीधा कर रहा हूँ कि जो कोण 1 है ना, ये जब कोण आपका 1 है इस त्रिभुज का, ठीक है, कोण 2 और कोण 3, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार में अब दूसरा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, इस त्रिभुज में भी इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6,
बराबर कितना होगा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ये जो दोनों नियम मैंने लगाए हैं वो कौन से नियम से लगाया? त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से, है ना। ये कौन से नियम है? त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। यहाँ लिख सकते हो दोनों में, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। अच्छा, अब देखो समीकरण 1 और 2। समीकरण ए में इन तीनों की जोड़ 180 है, समीकरण 2 में भी इन तीनों की जोड़ कितनी है? 180 है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे कितना चाहिए? 360 चाहिए। 360 कैसे मिलेगा? जब 180 में मैं 180 को जोड़ूंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो इधर क्या है? कोण 1, 2 और 3, इधर है 4, 5, 6। तो ये सभी जुड़ जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। ये सब जुड़ गए। बराबर के इधर 180 और 180 जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? कोण 1 और 4 है, तो मैं 1 के पास 4 को लाऊंगा, 1 के पास 4 को लाऊंगा, तो इसे मैं कोण 1 प्लस कोण 4 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार कोण 2 अकेला है, तो यहाँ कोण 2 रहने दो। फिर है 3 और 6, तो कोण 3 के पास में कोण 6 को लेके आऊँगा। फिर है कोण 5 जो कि अकेला है, तो ये हो गया कोण 5 बराबर 180 और 180 जुड़कर कितना हो गया? 360 डिग्री। अब देखो कोण 1 और 4 ये पूरा हमारा क्या है? कोण ए, तो इसकी जगह मैं कोण ए लिख सकता हूँ। कोण 2 हमारा क्या है? कोण बी, तो ये हो गया कोण बी प्लस 3 और 6, यानी कि ये दोनों मिलकर कितने हो गया? कोण सी हो गया, तो ये हो जाएगा कोण सी प्लस ये हमारा क्या हो गया? कोण 5 जो है वो हो गया कोण डी। तो कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सभी की जोड़ कितनी आ रही है? 360 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया, ठीक है। ये कोई प्रमेय नहीं है, लेकिन ये आपको मैं समझा रहा हूँ कि सिद्ध करो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर ऐसा आपको पूछ लेता है प्रश्न, तो आपको इस प्रकार इसकी उत्पत्ति करनी है, इस प्रकार से आपको इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब है प्रमेय 8.1, और प्रमेय कहती है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अभी हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा सा चतुर्भुज जिसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में समांतर हो, है ना। यानी कि जैसे मान लो मैंने एक भुजा ली ये वाली, ठीक है, तो इसके सामने मुझे एक भुजा और लेनी है जो इसके क्या है? समांतर है, ठीक है। फिर एक भुजा और लेनी है इस प्रकार से, जो ये भुजा है इसके सामने वाली भुजा ये इसकी क्या होगी? समांतर होगी। तो प्रत्येक जो सम्मुख भुजा है उसका प्रत्येक युग्म क्या होगा? समांतर होगा। ये हमने समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में समझा है ना। अब हमें क्या करना है? हमें इसमें बताना है कि अगर मैं इसमें एक विकर्ण खींचता हूँ, मान लो कि मैंने इसमें एक विकर्ण बना दिया, ये वाला विकर्ण, ठीक है। तो ये जो विकर्ण है, यहाँ पर जो दो त्रिभुज बना रहा है, ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम एक काम करते हैं, इस चतुर्भुज को नाम देते हैं ए बी सी और डी। यहाँ पर देखो दो त्रिभुज है, इन दोनों में क्या क्या कोण बन रहे हैं? देखो ये जो कोण है मान लो 1 हो गया, ये कोण हमारा 2 हो गया, ये कोण 3 हो गया और ये कोण 4 हो गया, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? सर्वांगसम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखो हमें प्रमेय में दिया क्या है, ठीक है। हमें दिया है कि समांतर चतुर्भुज कौन सा? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और इसमें एक विकर्ण हमें दिया हुआ है ना। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। स च का मतलब समांतर चतुर्भुज है, जिसमें AC हमारा क्या है? एक विकर्ण है, जिसमें AC विकर्ण है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो ये त्रिभुज बन रहा है ABC, त्रिभुज ABC दूसरे त्रिभुज के क्या है? सर्वांगसम है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है? CDA, त्रिभुज CDA, ये दोनों जो त्रिभुज है सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है।
अच्छा देखो यहाँ पर आप ए डी सी नहीं लिख सकते, ये जो त्रिभुज है आप इसको ए डी सी नहीं लिख सकते, इसको आपको सी डी ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ देखो ए का संगत भाग सी है, बी का संगत भाग डी है और सी का संगत भाग ए है, ये ध्यान रखना। तो इस त्रिभुज को आपको सी डी ए लिखना है, इसका आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, हमें इसको सिद्ध करना है, यानी कि उपपत्ति करनी है। तो हम उपपत्ति के लिए क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, एक तो त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है सी डी ए में। अब इन दोनों में देखो हमें क्या दिया हुआ है जो दोनों के अंदर है। तो सबसे पहले देखो ये जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा, यानी जो त्रिभुज एबीसी का कोण 1 है वो दूसरे वाले त्रिभुज सीडी है ना, इसके कोण 2 के बराबर है। अब क्यों बराबर है, तो देखो चैप्टर 6 में हमने समझा था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो ये जो कोण होते हैं जेड वाले कोण, जेड के अंदर बनने वाले कोण, इनको हम एकांतर कोण कहते हैं। और ये दोनों ही एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। ये चैप्टर 6 में हमने समझा था। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है, ठीक है। तो जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो ये हमारा क्या हो गया, तिर्यक हो गया। और यहाँ पर देखो एक जेड बन रहा है ना, बन रहा है जेड, यानी कोण 1 और कोण 2 ये दोनों एकांतर कोण है और दोनों क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ हम कारण लिखेंगे कि 1 और 2 बराबर क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। या आप यहाँ पर लिख सकते हो कि AB जो है वो इस CD के क्या है, समांतर है। तो जब समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अच्छा ये जो कोण 2 है, सॉरी कोण 3 है वो 4 के बराबर है, कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है। क्यों बराबर है, तो अब इसको समझो कि यहाँ पर देखो ये जो भुजा AD है वो इस भुजा BC के क्या है, समानांतर, यानी अब की बात ये दोनों भुजाएं समानांतर है और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, तिर्यक। तो यहाँ भी देखो जेड बन रहा है ना, यहाँ भी क्या बन रहा है, जेड। तो ये जो कोण 3 है वो इस कोण 4 के क्या हो गया, बराबर। ये देखो जेड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोण 3 किसके बराबर हो गया, कोण 4 के बराबर हो गया, ठीक है। ये दोनों भी हमारे क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए, है ना, एकांतर कोण हो गए, ठीक है। एक काम करो इधर 4 लिख दो, क्योंकि इधर मैंने ABC त्रिभुज लिया है, और इधर 3 लिख दो क्योंकि इधर मैंने CDA त्रिभुज लिया है, ठीक है। तो दो कोण यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में मैंने दो कोणों को बराबर कर लिया। अब देखो ये जो भुजा AC है वो इस त्रिभुज के अंदर भी है और इस त्रिभुज के अंदर भी है, तो दोनों बराबर होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो भुजा AC है, इस त्रिभुज की भुजा AC दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा AC के हमेशा बराबर होगी, क्योंकि दोनों एक ही है तो बराबर ही होगी। और इस ये क्या हो गई, हमारी उभयनिष्ठ हो गई, कॉमन हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन से नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, देखो आप चैप्टर 7 पढ़ोगे तभी आपको ये चैप्टर 8 समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो एक तो कोण हो गया, फिर ये वाला भी कोण हो गया और ये बीच की भुजा हो गई, है ना। तो यहाँ कहेंगे ASA नियम से, ASA नियम से। ASA क्यों नियम लगा कि ये दो कोण हो गए, एंगल हो गया, एंगल हो गया, एंगल एंगल, और बीच में क्या हो गई, साइड यानी भुजा। तो दो एंगल के बीच में एक जो साइड है वो दोनों त्रिभुजों में क्या आ रही, बराबर आ रही है। इसलिए इस नियम से मैं कह सकता हूं कि जो त्रिभुज ABC है वो दूसरे वाले त्रिभुज CDA के क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। और हमें यही सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। समझ आया, बस इसका इतना ही उत्तर है। अब है प्रमेय 8.2। प्रमेय है एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ भी हमें क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज। तो हमें एक चीज़ तो दे रखी होती है हमेशा कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं, है ना, सम्मुख भुजाएं जो होती है वो हमेशा समांतर होती है, ठीक है। ये जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो हमेशा क्या होती है, समांतर होती है, ये हमें दे रखा है। लेकिन अब बताना है कि जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर भी होती हैं, ये भी हमें सिद्ध करना है, ठीक है, कि ये दोनों भुजाएं जो है आमने सामने की ये आपस में बराबर होती है। तो हम नाम देते हैं ABC और D, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, तो इसमें हमें कुछ नहीं दिया, हमें सिर्फ इतना बोला है कि ये जो ABCD है वो एक समांतर चतुर्भुज है,
ठीक है। तो लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। पहले देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इस चतुर्भुज की ये जो आमने सामने की भुजा है, यानी भुजा ए बी जो है वो इस भुजा सी डी के बराबर है, और ये जो भुजा आपकी ए डी है वो सामने वाली भुजा बी सी के क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम एक रचना करेंगे। देखो पिछली बार जो है हमें विकर्ण दिया हुआ था, लेकिन अब की बार हम विकर्ण बनाएंगे। ठीक है। तो अब हम रचना करेंगे कि ए सी हमारा विकर्ण हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ए सी विकर्ण खींचा, ए सी विकर्ण खींचा। अब जैसे हमने प्रमेय 8.1 की थी वैसे ही हमें काम करना है, यानी ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे। तो इसको देखो सिद्ध करेंगे, यानी कि उत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले मैं दो त्रिभुज लूँगा, एक तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी व दूसरा त्रिभुज सी डी ए, त्रिभुज सी डी ए में इन दोनों त्रिभुज में ये कोण 1 कोण 2 के बराबर है। ये भी मैंने बताया आपको, है ना। क्यों बराबर है, एकांतर कोण से। इसी प्रकार ये जो कोण 4 है वो 3 के बराबर है, कोण 4 जो है वो कोण 3 के बराबर है। तो ये भी हमारा एकांतर कोण के कारण बराबर है। और ये जो भुजा AC है वो दोनों में कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर है। ठीक है। तो अब ये जो दोनों त्रिभुज है वो ASA नियम से, किस नियम से, ASA नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, है ना। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके जितने भी संगत भाग होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो इसका संगत भाग देखो, ये जो AB है, इस त्रिभुज का AB वो इस त्रिभुज के भुजा CD के संगत भाग है। तो ये दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो ये AB आया यहाँ पर और यहाँ CD आया, है ना। तो हम लिखेंगे कि मैं AB को CD के बराबर कर सकता हूँ। क्यों, CPCT से। CPCT का मतलब जब दोनों मैंने त्रिभुज सर्वांगसम कर दिए तो इसका मतलब है कि जो भी संगत भाग होंगे वो आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, इसी को हम CPCT बोलते हैं। ठीक है। तो ये मैंने बराबर कर दिया। अब देखो इस त्रिभुज का, नीचे वाला त्रिभुज का जो ये वाला भाग है, ठीक है, वो इस त्रिभुज के दूसरे वाले इस भाग, ये दोनों संगत भाग है। तो ये दोनों भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जो AD है, अब देखो यहाँ पर जो आपके AD है वो BC के बराबर होगी। यानी कि ये जो आपकी AD है, यहाँ देखो DA बोलो या AD बोलो, ये भुजा जो है वो इस भुजा BC के क्या है, बराबर है। इसलिए हमने त्रिभुजों को ऐसे ही लिखना है, इसी क्रम में लिखना है। अगर उल्टे क्रम में लिखा तो यहाँ पर सारा जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसको दूसरे वाले त्रिभुज को आपको CDA लिखना पड़ेगा। अगर आपने ADC लिख दिया तो वो गलत है ना, फिर वो संगत भाग अलग अलग हो जाएंगे सारे। चलो, तो ये भी हमने क्यों बराबर किया, CPCT से बराबर किया। ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो प्रमेय 1 और 2 में बस इतना ही अंतर है कि इसमें एक तो रचना का भाग आ जाएगा और दूसरा ये सर्वांगसम होने के बाद हम इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक। प्रमेय 8.3 है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। यानी अब की बार हमें एक चतुर्भुज दिया है और इस चतुर्भुज को हमें समांतर चतुर्भुज में बदलना है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या पढ़ी हमने, कि जब सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म आपस में समानांतर हो, यानी ये भुजा इसके समानांतर, ये भुजा इसके समानांतर, जब आपस में ये सम्मुख भुजाएं समानांतर हो तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज होता है ना। ये हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। तो मुझे क्या करना है, इस भुजा को इसके समांतर करना है और इस भुजा को इसके समांतर करना है। ठीक है। तो समांतर हम कब कर पाएंगे, तो इसके लिए देखो हमने चैप्टर 6 में ये पढ़ा था कि जब मेरे पास दो रेखाएं हो, है ना, एक प्रमेय पढ़ी थी कि मान लो मेरे पास ये दो रेखाएं, एक L है और एक M है। इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक काट रहा है N। ठीक है।
तो इसमें ये जो जेड के अंदर बनने वाले कोण हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2, अगर ये दोनों कोण बराबर है, यानी कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं जो होगी वो आपस में समांतर होगी। और अगर इस जेड के अंदर बनने वाले कोण 1 और कोण 2 बराबर नहीं है, तो ये रेखा एल और एम भी आपस में समांतर नहीं होगी। ठीक है, बस इसी चीज का यूज करके हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, तो हमें इस प्रश्न के, इस प्रमेय के अंदर दिया है कि ABCD एक समांतर, एक चतुर्भुज है। ABCD जो है वो एक चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर है, यानी ये भुजा, इसके सामने वाली भुजा CD के बराबर है, यानी AB जो है वो CD के बराबर है और वो भुजा AD जो है वो BC के बराबर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करी, एक रचना करी। रचना में हमने क्या किया, ये जो आपका कोण A है इसको कोण C से मिलाया। ठीक है, तो AC विकर्ण खींचा, AC हमने क्या करा, विकर्ण खींचा, ये हमने रचना की। ठीक है, तो अब इसको सिद्ध करना है तो हमें दो त्रिभुज लेने हैं। कौन से, देखो, एक तो ABC, तो यहाँ लेंगे त्रिभुज ABC व दूसरा त्रिभुज लेंगे CDA, त्रिभुज CDA में। अब इन दोनों चीज़ों में हमें क्या दे रखा है, देखो इन दोनों त्रिभुज के अंदर कि भुजा AB जो है, इस त्रिभुज की भुजा AB दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा CD के बराबर है, यानी AB जो है वो CD के बराबर है और ये इस पहले वाले त्रिभुज की जो भुजा BC है ना, BC जो है वो AD के बराबर दे रखी है। क्योंकि मैंने पहले ये त्रिभुज लिया इसलिए मैं इधर BC लिख रहा हूँ। अगर ऐसे भी लिखोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों है तो बराबर, है ना। चलो, अब एक भुजा जो ये AC है वो दोनों में कॉमन है ना, तो हम लिख सकते हैं कि भुजा AC जो है वो AC के बराबर है। अब चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था कि जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो अब हम लिखेंगे SSS नियम से जो त्रिभुज ABC है वो दूसरे वाले त्रिभुज CDA के क्या है, सर्वांगसम है। तो SSS नियम से मैंने इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया, सर्वांगसम कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों भुजाओं को समांतर और इन दोनों भुजाओं को समांतर करना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर पहले इन दोनों को देखता हूँ। देखो यहाँ पर एक जेड बन रहा है, ठीक है, और ये दोनों भुजाएं, ये दोनों रेखाएं हो गई और ये इसका तिर्यक हो गया। अब मान लो ये कोण 1 हो गया और ये कोण 2 हो गया, तो ये दोनों कोण एकांतर है। क्या मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ? 100% कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो ये जो इनके संगत भाग है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो मैं कोण 1 को कोण 2 के बराबर कर सकता हूँ। और क्यों कर सकता हूँ? CPCT से कर सकता हूँ, CPCT से, क्योंकि दोनों त्रिभुज मैंने सर्वांगसम कर लिए, इसी को हम CPCT बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है और ये दोनों क्या है, एकांतर कोण भी है, एकांतर कोण भी है। और जब एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो AB है वो समांतर होगी CD के, है ना। ये रेखा इस रेखा के क्या होगी, समांतर होगी, क्योंकि एकांतर कोण क्या है, बराबर है ना। इसी प्रकार देखो यहाँ पर, देखो ये जो कोण है आपका कोण नंबर 3 और ये जो कोण है आपका 4, 3 और 4 ये भी आपस में बराबर होंगे, है ना, क्योंकि अब की बार इधर से जेड बन रहा है। देखो ऐसा जेड बन रहा है, यूं उल्टा। ठीक है, तो ये भी जेड के अंदर आने वाले कोण है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कोण 4 जो है वो कोण 3 के बराबर है ना। क्यों बराबर है? क्योंकि मैं किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर CPCT नियम लागू हो रहा है, ठीक है, तो वो आपस में बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी दोनों एकांतर कोण है। तो जब एकांतर कोण बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपकी
रेखा AD है वो समांतर है BC की। ठीक है, अब ये मैं समीकरण 1 लिख देता हूँ और ये समीकरण 2 लिख देता हूँ। अब देखो हमने पढ़ा था कि किसी भी चतुर्भुज की अगर सम्मुख भुजाएं समांतर है तो वो जो चतुर्भुज होगा वो क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम ये कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। ये हमने इस प्रमेय को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, हेंस प्रूफ कर दिया। प्रमेय 8.4 है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यानी मान लो एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है ABC और ये D। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो सम्मुख कोण है यानी आमने सामने के कोण, कोण A जो है वो कोण C के बराबर है, कोण D जो है वो कोण B के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो अभी हमने एक प्रमेय पढ़ी कि एक समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ जिसमें हमें ये भी दिया हुआ है, जिसमें भुजा AB जो है वो CD के बराबर है और भुजा AD जो है वो BC के बराबर है, ये भी हमें दिया हुआ है ना। ठीक है, अब इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण A जो है वो C के बराबर है, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। और कोण B जो है वो कोण D के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमें रचना क्या करनी है, तो रचना एक ही है कि हम A को C से मिलाएंगे। ठीक है, A को C से क्या करेंगे, मिलाएंगे, यानी AC विकर्ण खींचा, AC विकर्ण खींचा। अब इसको सिद्ध करना है तो पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो देखो मैं त्रिभुज ABC व दूसरा त्रिभुज CDA, इन दोनों त्रिभुजों को ले रहा हूँ और इन दोनों में देखो क्या क्या बराबर है कि जो भुजा AB है वो CD के बराबर है, AB जो है वो CD के बराबर है, ये हमें दिया है। और ये भुजा जो AD है वो BC के बराबर है, AD जो है वो BC के बराबर है। आप चाहो तो BC इधर लिख सकते हो, AD इधर लिख सकते हो, है ना। चलो फिर देखो ये कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर होगा, है ना। अच्छा ये बाद में लेते हैं अपन, चलो छोड़ो इसको। अब देखो ये जो भुजा AC है वो दोनों में है, तो यहाँ लिख सकता हूँ कि AC बराबर AC, है ना। अब यहाँ तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं S नियम से, यानी कि भुजा 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 नियम से मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज CDA की, है ना। यानी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम है। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो मैं संगत भाग कोई भी हो सबको बराबर कर सकता हूँ। तो देखो इसका संगत भाग कौन सा है, ये है, यानी इस त्रिभुज का संगत भाग ये है। तो ये कोण 1 है और मान लो ये कोण 2 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। क्यों कह सकता हूँ, CPCT से कह सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। फिर दूसरी चीज, ये कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर कर सकता हूँ, है ना, या कोण 4 को मैं कोण 3 के बराबर लिख सकता हूँ। ये भी किस नियम से, CPCT से कह सकता हूँ, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से समझना, मैंने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दिया है ना। तो जो भी संगत भाग है सबको मैं आपस में बराबर कर सकता हूँ। तो मैंने इस कोण और इस कोण को बराबर किया, इस कोण और इस कोण को बराबर किया, तो मैं इस कोण को इस कोण के बराबर कर सकता हूँ, है ना। ये जो कोण B है इसको मैं बीच वाले कोण D के बराबर कर सकता हूँ क्योंकि दोनों संगत भाग है। तो यहाँ लिखूंगा कोण B जो है वो कोण D के बराबर होगा। तो एक चीज तो हमने सिद्ध कर ली,
ठीक है, ये चीज़ तो हमारी सिद्ध हो गई। और ये बराबर क्या है, क्यों है, CP/CT से बराबर है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब हमें क्या करना है, इस कोण को इस कोण के बराबर करना है। तो मैंने दो समीकरण लिए, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा, है ना। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ऐसा भी लिख सकते हो, समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर। तो देखो 1 और 2 क्या है, कोण 1 प्लस कोण 4। एक काम करो, 3 को इधर लिखो, नहीं तो उत्तर नहीं आएगा। 3 को इधर लिखो, 4 को इधर लिखो, है ना। कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर इधर कोण 2 प्लस कोण 4। ठीक है, तो 1 और 3 ये दोनों मिलके क्या हो गया, कोण A बराबर। ठीक है, और 4 और 2 मिलके क्या हो गया, कोण C। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, हमें इन दोनों सम्मुख कोणों को क्या करना था, बराबर करना था, जो कि हमने सिद्ध कर लिया। बाकी के जो प्रमेय हैं हम अगली वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबी हो चुकी है ना। तो 8.5 से लगाकर 8.10 तक के जो प्रमेय हैं हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।